मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक हम लेकर के आए हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए, जो फर्स्ट पेपर डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स है उससे लिया गया है। उसके सेक्शन बी का जो पार्ट है, इसमें हमें क्या करना है कि जो एनिमल्स हैं उनकी इंडिविजुअल स्टडी करनी है कंप्लीट। हैबिट, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन एंड वेरियस सिस्टम। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये एक प्रोटोजोआ जंतु है जो कि प्रोटोजोआ फाइलम का सदस्य है, और इस एनिमल से हर वर्ष 1 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है भारत के अंदर। ये एक पैथोजेनिक हम कह सकते हैं कि रोगजनक प्रकार का एक प्रोटोजोअन एनिमल है। इसके बारे में आज अपन विस्तार से बात करेंगे कि क्या एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका किस प्रकार का एनिमल है, इसका हैबिटेट क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है और किस प्रकार से ये मनुष्य को हानि पहुंचाता है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं इस प्रोटोजोआ जंतु के क्लासिफिकेशन की। इसको कैटेगराइज करते हैं कि ये एनिमल कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। तो सबसे पहला हमारा जो फाइलम होता है प्रोटोजोआ, हम जानते हैं प्रोटोजोआ एनिमल कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक बॉडी होती है एंड यूनिसेलुलर और एसेलुलर बॉडी होती है। ठीक है, एक कोशिका का या अकोशिकीय शरीर इनका होता है, जिसमें शरीर की सभी जैविक क्रियाओं को ये क्या करते हैं, उसी कोशिका से पूर्ण करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लेते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम जानते हैं, जैसा भी बताया मैंने, फाइलम, कौन से फाइलम का ये जंतु है, प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ संघ को हम जानते हैं, प्रोटोजोआ फाइलम कैसा होता है, अभी बताया मैंने, यूनिसेलुलर बॉडी होती है और माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। फाइलम के बाद है क्लास। क्लास है राइजोपोडा, या इसका दूसरा नाम है सार्कोडीना। ये प्रोटोजोआ की ऐसी क्लास है जिसमें मूवमेंट के लिए, या हम कह सकते हैं लोकोमोशन के लिए, गमन के लिए सूडोपोडिया नामक संरचना पाई जाती है। सूडोपोडिया क्या है, बाहर का जो इसका सेल मेम्ब्रेन होती है वो खिसक जाती है थोड़ी सी, और एक फोल्ड से बन जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। तो हम जानते हैं प्रोटोजोआ के जितने भी एनिमल्स होते हैं इनको लोकोमोशन के आधार पर बांटा गया है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स इनमें क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे सीलिया पाए जाते हैं तो सीलिएटा क्लास होती है, पैरामीशियम वगैरह है, और अगर फ्लैजिला पाया जाता है तो फ्लैजिलेटा क्लास है। इसी तरीके से यहाँ पे सूडोपोडिया नाम का लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है, या लोकोमोटरी संरचना पाई जाती है, इसीलिए ये क्लास कौन सी है, राइजोपोडा या सार्कोडीना इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर इसके नाम पे ही, अमीबोइडिया। ऑर्डर के बाद जीनस, जैसा कि हम जानते हैं क्लासिफिकेशन में ऊपर लिखा है मैंने, एंट अमीबा। और स्पीशीज कौन सी है, स्पीशीज हमारे पास है हिस्टोलाइटिका। ये जो एंट अमीबा, देखो एंट अमीबा की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ स्पीशीज जो होती हैं जैसे एंट अमीबा जिंजीवेलिस है ना, और ये कौन सी है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। अभी मैं बताऊंगा कि ये स्पीशीज कहाँ पाई जाती है, ये वाला एंट अमीबा, इसका हैबिटेट क्या है, आवास क्या है। ये तो हमने क्लासिफिकेशन की बात की। अब हम बात करते हैं इस एनिमल की हैबिट एंड हैबिटेट की। कहाँ रहता है और क्या खाता है, जिसको हम आवास एवं स्वभाव कहते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट। तो हैबिट हैबिटेट में हम जानते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, कि ये एक प्रकार का रोगजनक प्रोटोजोआ है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, जो क्या करता है, रोग फैलाने का काम करता है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो ये क्या है, ह्यूमन की जो इंटेस्टाइन होती है, आंत्र होती है, बड़ी आंत्र, उसमें पाया जाता है, और एक सहजीवी की तरह, यानी कि सिम्बायोटिक की तरह ये क्या करता है,
वर्क करता है, उसमें रहता है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है मनुष्य को। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये क्या करता है, उस जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं इंटेस्टाइन के, उन टिश्यूज़ को क्या करने लगता है, एक प्रकार का फ्लूइड सीक्रेट करता है बॉडी से, जिससे उन टिश्यूज़ को क्या करने लगता है, नष्ट करने लगता है। और टिश्यू को नष्ट करने से वहाँ पे क्या हो जाता है, छोटी छोटी फुंसियाँ सी निकल आ जाती है, उसकी लेयर जो होती है इंटेस्टाइन की, उसको हम क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं, इंटेस्टाइनल अल्सर। तो इस एनिमल के बारे में कि ये रोगजनक है, ये एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया। तो यहाँ हम बताते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट में मैंने आपको कहा कि कहाँ पाया जाएगा ये, लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, मनुष्य की बड़ी आंत्र में पाया जाएगा। और बड़ी आंत्र के भी कौन से भाग में, जब ये डिस्ट्रॉय करता है, टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करता है, तो कौन से भाग में पाया जाता है, पर्टिकुलर लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, ये मेम्ब्रेन्स होती हैं और इसको ये नष्ट करने लगता है, एक प्रकार का डाइजेस्टिव फ्लूइड सीक्रेट करता है जिसके द्वारा। ठीक है, ये तो हमने इसके आवास की बात की कि कहाँ पाया जाएगा। अब इसकी हैबिट की बात करते हैं, तो हम ये जो एनिमल है ये कॉस्मोपॉलिटन है, सब जगह पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है कि विश्व के सभी भागों के अंदर ये एनिमल पाया जाता है। और स्पेशली जो ऐसे गर्म प्रदेश होते हैं जैसे अफ्रीका है या एशिया के कुछ भाग हैं, भारत है, साउथ अफ्रीका है, ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ गर्म मौसम पाया जाता है, वहाँ पे इसका प्रकोप कुछ ज़्यादा दिखाई देता है, ऐसा नोटिस किया गया है। बाकी ये सारे विश्व में पाया जाता है, सभी देशों के अंदर ये पाया जाता है इसके अंदर एनिमल। इसके बाद इस एनिमल की स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, मॉर्फोलॉजी की। हैबिट हैबिटेट की हमने बात की कि कहाँ पाया जाएगा, क्या खाएगा और टिश्यू पर किस तरीके से ये टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है। इसके बाद बात करते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकारिकी कह सकते हैं, या हमें इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, किस प्रकार से किन किन रूपों में ये पाया जा सकता है, कैसा दिखाई देता है बाहर रूप से, या किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर पाई जा रही है, उसकी बात हम करेंगे मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है ये 2 या 3 रूपों में, जैसा कि देखो मुख्य रूप से तो 3 रूप पाए जाते हैं, उसमें पाया जाता है। नंबर 1 ट्रॉफोजोइट स्टेज, या इसको क्या कह सकते हैं, मैग्ना स्टेज। ये मैं बता रहा हूं कि इसकी अगर हम मॉर्फोलॉजी की स्टडी करेंगे कि ये बाहर से देखने पर हमें कैसा दिखाई देगा, तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि ये किस किस फॉर्म में पाया जा सकता है, किस किस रूप में हमें दिखाई दे सकता है। तो इसकी मुख्य रूप से 3 फॉर्म पाई जाती हैं या 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं जिसमें ये हमें देखने को ह्यूमन की इंटेस्टाइन में मिलता है। तो पहली जो फॉर्म कहलाती है, मुख्य जो अवस्था है इसकी, ट्रॉफोजोइट स्टेज कहलाती है, इसको मैग्ना स्टेज कहते हैं। और यही इन्फेक्शियस स्टेज है, संक्रमण की अवस्था यही है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और रोगजनक स्थिति पैदा करती है। दूसरी हमारी स्टेज है ट्रॉफोजोइट के अलावा प्रीसिस्टिक स्टेज, प्रीसिस्टिक स्टेज, और इसको कहते हैं माइन्यूटा स्टेज। मतलब जो ये प्रीसिस्टिक स्टेज है इसको माइन्यूटा स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये आकार में इससे छोटी होती है। और मैग्ना स्टेज बड़ी होती है और इंपॉर्टेंट होती है। ये वाली स्टेज जो होती है पैथोजेनिक नहीं होती। तीसरी स्टेज की बात करें तो तीसरी स्टेज, जैसे ये प्रीसिस्टिक थी तो ये कौन सी स्टेज हो गई, सिस्टिक स्टेज होगी, जिसमें सिस्ट बन जाती है। सिस्ट किसको कहते हैं, जब एनिमल क्या करेगा, अपने चारों ओर एक कोट बना लेगा, एक आवरण बना लेगा और उससे अपने साइटोप्लाज्म को क्या कर लेगा, अपनी बॉडी को पूरी को सुरक्षित कर लेता है, चारों तरफ से घेर लेता है, वो सिस्ट कहलाती है। तो सिस्ट जिसमें बनती है वो स्टेज कौन सी कहलाएगी, सिस्टिक स्टेज कहलाएगी। सो हमें इन तीनों को, इनकी तीनों की जो मॉर्फोलॉजी है, इस मॉर्फोलॉजी को हमें पढ़ना है कि ट्रॉफोजोइट स्टेज कैसी दिखाई देगी और प्रीसिस्टिक स्टेज कैसी दिखाई देगी और सिस्टिक स्टेज कैसी दिखाई देगी। चलिए
बात करते हैं सबसे पहले ट्रोफोजोइट स्टेज की। ट्रोफोजोइट या मैग्ना स्टेज। कैसा दिखाई देगा? देखो ये ट्रोफोजोइट में एनिमल कुछ इस तरह का। इसमें हमें देख सकते हैं कि जो भी प्रोटोजोआ के एनिमल होते हैं, उन प्रोटोजोआ के एनिमल्स में क्या होता है कि एक सिंपल एनिमल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं, जिसको हमें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम बताते हैं माइक्रोस्कोपिक एनिमल कौन से होते हैं, जिनका आकार 0.1 mm से क्या होता है, कम होता है, जिनको इसलिए उनको हम नग्न आंखों से या नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो जो ये सिंपल संरचना वाले जीव होते हैं प्रोटोजोआ के, इनमें सिंपल एक कोशिका पाई जाती है और कुछ नहीं होता। मान लिया कि ये सिंपल एक कोशिका है और कोशिका के अंदर बीच में क्या होता है हमें पता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अलावा बाहर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ हम बना देते हैं इसका जो, और बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो चलिए ये बना दिया, ये न्यूक्लियस है। इस तरह का इसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इसके अंदर और क्या पाया जाता है, यहाँ पे इस तरीके से बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं, जो ये क्या करती है, ट्रोफोजोइट स्टेज मैंने बताया संक्रमणकारी या इन्फेक्शियस स्टेज है। तो इसके अंदर फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से बैक्टीरिया का भक्षण हो गया। इसके अलावा इस प्रकार से ये क्या है, देखिए अपन साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर लेते हैं पहले। ये जो प्लाज्मा लेमा या इसको हम क्या कह रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, ये आपको डिवाइडेड नजर आएगी। इसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इसको डिफरेंशिएट कर देता है। तो हमें पता चलता है क्या कि जो साइटोप्लाज्म होता है ये दो भागों में विभक्त होता है। किस किस भागों में, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। तो आप ये जो बीच में देख रहे हो इस तरह का ग्रेन्युलर जो नजर आ रहा है, कणिकामय डेंस प्रकार का जो नजर आ रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्म। हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, ट्रोफोजोइट स्टेज की बात कर रहे हैं। ट्रोफोजोइट स्टेज जो कि पहली स्टेज है एंट अमीबा की, इसकी बात कर रहे हैं हम कि ये कैसी दिखाई देगी, जो कि क्या होती है, पैथोजेनिक स्टेज होती है, रोगजनक अवस्था होती है प्राणी की। पैथोजेनिक एंड एक्टिव स्टेज मुख्य प्रकार की यही है। और यही क्या होगी, लार्ज इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा और म्यूकोसा को डैमेज करती है। यही वाली अवस्था, संक्रमणकारी अवस्था, रोगजनक अवस्था यही है। तो ये कैसी हमें दिखाई देगी, ये हम देख रहे हैं मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत।
तो यहां हमने बताया आपको कि जो बाहर एक सिंपल कोशिका ये दिखाई दे रही है हमें, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद हमें इसका बाहर का जो अंदर साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, इसकी जो बाहर की आउटर लेयर नजर आ रही है, ये बिल्कुल साफ नजर आ रही है और ग्रेन्युलर नहीं है। इसको क्या कहेंगे, एक्टोप्लाज्म। यानी कि हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म इज ट्रांसल्यूसेंट एंड क्लियर स्टेज, बिल्कुल साफ दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट प्रकार का साइटोप्लाज्म होता है और एग्रेन्युलर होता है। तो एक्टोप्लाज्म कैसा होगा, एग्रेन्युलर प्लस ट्रांसपेरेंट, एकदम साफ। जबकि अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है ये कणिकामय, ये क्या है, एंडोप्लाज्म। और ये एंडोप्लाज्म कैसा होता है, ग्रेन्युलर, कणिकामय। जैसा कि हम देख पा रहे हैं डायग्राम में, ग्रेन्युलर होता है। इस कणिकामय जो आप एंडोप्लाज्म देख रहे हो इसके अंदर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से बीच में न्यूक्लियस नजर आ रहा है, जैसा कि कोशिका के अंदर होता है। हर कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, केंद्रक के अंदर हमें जो बाहर की तरफ आउटर लेयर पे ये क्रोमेटिन मास दिखाई दे रहे हैं। अभी डायग्राम में बनाऊंगा, देखो इस तरह का केंद्रक कुछ दिखाई देगा, ये इस प्रकार का सपोज करो, इस तरीके से। इस तरह का कुछ न्यूक्लियस दिखाई देगा ये। और इस तरह इसके आउटर लेयर पे हमें इस तरीके से क्रोमेटिन मास नजर आएंगे। केंद्रक की जो बाहरी परत है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आ रही है क्लियर। इस प्रकार से क्रोमेटिन मास हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं इसके आउटर लेयर पे, इस तरीके से लिख देता हूं यहाँ पे। बाहर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये ऊपर आउटर लेयर पे क्या दिखाई दे रहे हैं, क्रोमेटिन मास। क्रोमेटिन मासेस नजर आ रहे हैं। और अंदर जो ये हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कैरियोप्लाज्म। कैरियोप्लाज्म इसको कहते हैं। और इसका जो आउटर एरिया दिखाई दे रहा है, इसको जिसने इसको घेरे हुआ है, इसको हैलो कहते हैं। इस तरह की एक ये न्यूक्लियस हमें नजर आ रहा है यहाँ पे। इसको मैंने अलग से बना दिया कि इसमें क्या क्या दिखाई देगा। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है क्लियर, और कुछ ऊपर की तरफ इस तरह के मास नजर आते हैं जो क्रोमेटिन मास होते हैं, ठीक है। और बीच में जो दिखाई देता है वो क्या है, कैरियोप्लाज्म। तो ये जो हम सेल की बात कर रहे हैं, ट्रोफोजोइट स्टेज की जो हम बात कर रहे हैं, इस ट्रोफोजोइट में हमें क्या क्या नजर आ रहा है, हम इसकी मॉर्फोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। देखने में हमें ये स्टेज कैसी नजर आ रही है, तो मैंने बताया है कि ये सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है बाहर, और फिर अंदर साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है। साइटोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में बटा हुआ है। एंडोप्लाज्म के अंदर एक स्पष्ट केंद्रक नजर आ रहा है, और केंद्रक इस प्रकार का दिखाई देगा। इसके अलावा हमें क्या नजर आ रहा है, ये बैक्टीरिया नजर आ रहे हैं। ये बैक्टीरिया कहां से आए, इंजेस्टेड बैक्टीरिया है। ये इंजेस्टेड बैक्टीरिया का मतलब इसने ट्रोफोजोइट स्टेज ने उसको फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा, हम जानते हैं कि सॉलिड रूप में क्या करना, निगलना, सॉलिड मास को निगलना, वो फैगोसाइटोसिस विधि के द्वारा ही क्या करता है, भक्षण कर लेता है, बैक्टीरिया का अंदर ले लेता है। तो ये बैक्टीरिया जो अंदर नजर आ रहे हैं कैसे बैक्टीरिया हैं, इंजेस्टेड बैक्टीरिया। इसके अलावा हमें आरबीसी नजर आ रही है। ये आरबीसी जो नजर आ रही है इसको क्या कहते हैं, इंजेस्टेड आरबीसी। क्यों नजर आ रही है,
क्योंकि ये WBC को भी क्या कर लेता है, इंजेस्ट कर लेता है कभी कभी, और RBC को इंजेस्ट करता है, बैक्टीरिया को इंजेस्ट करता है फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। तो ये क्यों इंजेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये कैसी संक्रमणकारी अवस्था है, ये क्या कर रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो मनुष्य की बड़ी आंत्र है उसकी जो सब म्यूकोसा और म्यूकोसा जो लेयर्स हैं उसके टिश्यू को एक प्रकार का सब्सटेंस छोड़ता है और उसको डाइजेस्ट करता है, और फिर जो मरे हुए भाग होते हैं उनको क्या कर लेता है, अपनी इसके अंदर क्या करता है, RBC को, टिश्यूज को क्या करता है, इंजेस्ट कर लेता है। इंजेस्ट करने के बाद अंदर जाकर के ये जो न्यूक्लियस का एंडोप्लाज्म दिखाई दे रहा है इसमें क्या हो जाता है, इसका भक्षण किया जाता है। और इस कंडीशन के इसके अंदर हमें एक चीज और नजर आती है, क्या, जिसे हम कहते हैं, मतलब फूड वैक्यूल भी कह सकते हैं, फूड वैक्यूल, भोजनदानी। इस फूड वैक्यूल के द्वारा ही ये डाइजेशन होता है, ठीक है, तो इसलिए इंटरसेलुलर डाइजेशन कह सकते हैं इसको हम। अब क्या होता है, ये तो इसकी मॉर्फोलॉजी की हमने बात की कि ट्रोफोजोइड स्टेज ऐसी नजर आएगी, और एक ये आपको सिंगल ये नजर आ रहा है, इस प्रकार से उभार नजर आ रहा है, ये क्या है, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया गमन अंग होता है, और एंट अमीबा हिस्टोलाइटा की विशेषता है कि इसमें सामान्य अमीबा जो पाया जाता है उसकी तरह सारे बॉडी के सभी किसी भी हिस्से से सूडोपोडिया नहीं निकलते, सिर्फ पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ही निकलता है सूडोपोडिया। इसलिए सूडोपोडिया की संख्या कितनी होती है, एक होती है, इसलिए इसको मोनोपोडियल भी कहते हैं। ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटा का विशेषता है, एक ही मोनोपोडिया पाया जाता है, सूडोपोडिया पाया जाता है, इसलिए इसको मोनोपोडियल भी कहते हैं। अब ये तो हमने बात की कि इसकी मॉर्फोलॉजी है, इसमें क्या क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस देखा, इंजेस्टेड RBC देखी, ये देखा, फूड वैक्यूल देखी, लेकिन इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का अभाव होता है। जैसा कि हम अमीबा में पढ़ाते हैं कि वहां पे संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, जो काम क्या करती है, परासरण नियमन का, ऑस्मो रेगुलेशन का वर्क करती है। लेकिन यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन की क्या इसको जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये जिस मीडियम में पाया जा रहा है, मनुष्य की बड़ी आंत्र के अंदर जिस जगह ये पाया जा रहा है, वहां कैसी कंडीशन होती है इस एनिमल के लिए, जो आवास होता है इसका हैबिटेट, वहां आइसोटोनिक कंडीशन होती है। और आइसोटोनिक कंडीशन में हम जानते हैं कि परासरण की क्रिया के द्वारा क्या होता है कि पानी का और इसका साल्ट का क्या नहीं होता, आदान प्रदान नहीं होता, बाहर से कोई चीज अंदर नहीं आती है और अंदर की कोई चीज, इसका जो मटेरियल है वो बाहर नहीं जाता एटमॉस्फेयर के अंदर, जो भी बाहर का वातावरण है इसका, जहां ये रह रहा है ये एनिमल। तो हम ये कह सकते हैं कि आइसोटोनिक कंडीशन होने के कारण इस एनिमल में परासरण की क्रिया नहीं होती, और परासरण की क्रिया जब नहीं होगी तो इसलिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील रिक्तिका नहीं पाई जाएगी, जो फ्रेश वाटर के एनिमल्स का एक विशेष कैरेक्टर है। सो यहां हमने क्या क्या नोटिस किया कि फूड वैक्यूल प्रेजेंट है बट कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट। और दूसरा हमने देखा कि लोकोमोशन के लिए एक ही सूडोपोडिया पाया जा रहा है, ये बाहरी उभार जो हमें नजर आ रहा है एक सिंगल पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, और ये एक ही साइड में गति करता है, एक साइड में सिंगल गति करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लाइमैक्स मूवमेंट भी कहते हैं या लाइमैक्स लोकोमोशन। अब लाइमैक्स क्या चीज है, एक प्रकार का स्नेल होता है, घोंगा, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गति करता है। तो उसके आधार पे इस गति को, इस एनिमल की गति को जो एक ही सिंगल डायरेक्शन में होती है, तो उसको हम कह देते हैं मोनोपोडियल लोकोमोशन। और इस गति की तुलना किससे की है, लाइमैक्स नामक स्नेल से की है, इसलिए इसको लाइमैक्स मूवमेंट भी कहा जाता है। और अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये कितना इसका साइज हो सकता है, इस ट्रोफोजोइड साइज, जैसा मैंने बताया ट्रोफोजोइड स्टेज कैसी होती है, इसको मैग्ना स्टेज भी कहते हैं। मैग्ना स्टेज का मतलब मुख्य अवस्था जो बड़े आकार की होती है और एक्टिव, मैंने पहले से बताया आपको। तो इसका साइज कितना हो सकता है, मैग्ना बड़े आकार की, इसलिए मैक्सिमम इसका साइज कितना हो सकता है 20 to 30 म्यू, ये इसका साइज है ट्रोफोजोइट अवस्था का, और यही हानिकारक अवस्था है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट स्टेज अपन लेते हैं ट्रोफोजोइट स्टेज के बाद, यहीं से हमें पता चल जाएगा। ट्रोफोजोइट स्टेज के बाद जो मैंने आपको दूसरी स्टेज बताई थी वो कौन सी थी, प्रीसिस्टिक स्टेज। और प्रीसिस्टिक स्टेज का दूसरा नाम हमने क्या कहा था उसको, ये बड़ी स्टेज थी इसलिए मैग्ना, और उसका नाम था माइन्यूटा। माइन्यूटा का मतलब होता है सूक्ष्म, तो देखने में इससे आकार में छोटी होती है, इसलिए उसको हम माइन्यूटा स्टेज भी कह सकते हैं। अब वो कैसा दिखाई देगा,
इससे उसमें क्या अंतर है? वो सिंपल सी इस प्रकार की स्टेज दिखाई देगी, आकार में छोटी, पर्टिकुलर। एक साइड में हमें ये क्या नजर आ रहा है? सूडोपोडिया। इसमें बीच में न्यूक्लियस होगा जैसा कि उसमें था, ठीक है। और क्या होगा? माइन्यूटा स्टेज में जैसा इसमें बनाया हमने, ये बता देते हैं। ये हो गया एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। ये जो ग्रैन्युलर नजर आ रहा है हमें सारा, क्या है ये सारा क्या नजर आ रहा है? अंदर जो ग्रैन्युलर कंडीशन जो हमें दिखाई दे रही है, सेम इसकी तरह साइटोप्लाज्म कैसा है? अंदर की तरफ ग्रैन्युलर है, और उसका नाम क्या है? एंडोप्लाज्म। और बाहर का साइटोप्लाज्म जो बिल्कुल साफ है, ट्रांसपेरेंट है, वो क्या कहलाएगा? एक्टोप्लाज्म। और हमें जो ये दिखाई दे रहा है सूडोपोडिया, एक सिंगल सूडोपोडिया दिखाई दे रहा है, सिंगल सूडोपोडिया या कूटपाद, ठीक है। और ये कूटपाद हमेशा किससे बनेगा? जो हमें दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ एक्टोप्लाज्म जो है, एक्टोप्लाज्म के धक्के से बाहर की तरफ उसकी मेम्ब्रेन के निकलने से सूडोपोडिया बनता है। तो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन किससे होगा? एक्टोप्लाज्म से होगा। अब बात करते हैं ये जो एंडोप्लाज्म है, इसमें बीच में यहां पे भी क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियस पाया जा रहा है, इस तरीके से जैसा न्यूक्लियस अपनों ने बनाया था। और बाकी सेम है इस तरीके से। क्रोमेटिन बॉडी इसमें भी दिखाई दे रही है, इस तरीके से ये न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या होगा कि ये इंजेस्टेड जो चीजें दिखाई दे रही हैं, ये एकदम हम देख सकते हैं। देखिए स्टेज जो मैंने बनाई है, दूसरी स्टेज प्री-सिस्टिक स्टेज, इसमें क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है, इससे और इसमें क्या डिफरेंस है? ये स्टेज आकार में छोटी है, इसलिए इसका नाम है माइन्यूटा स्टेज। केंद्रक इसमें भी बीच में प्रेजेंट है, इसमें भी केंद्रक प्रेजेंट है। इसके अंदर एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म, इसमें भी एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म पाया जा रहा है। इसमें सिंगल एक सूडोपोडिया पाया जा रहा है, इसमें भी एक सिंगल सूडोपोडिया पाया जा रहा है। फर्क कहाँ नजर आ रहा है? हमें इंजेस्टेड आरबीसी नजर नहीं आ रही, हमें इंजेस्टेड बैक्टीरिया नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक सिंपल स्टेज है और नॉन इन्फेक्शियस स्टेज है, संक्रमणकारी अवस्था नहीं है। अगर मनुष्य की आंत्र में जब ये स्टेज पाई जाती है, ये वाली, तो हानिकारक नहीं होती, किसी भी प्रकार के टिश्यूज का ये भक्षण नहीं करती। और जब ये भक्षण ही नहीं करेगी, डैमेज नहीं करेगी टिश्यू को, तो इसलिए इसके अंदर आरबीसी और ये डब्ल्यूबीसी या बैक्टीरिया नहीं पाए जाएंगे। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा उनको इनगल्फ नहीं किया जाएगा। तो हम इस स्टेज को क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं इस स्टेज को हम? नॉन इन्फेक्शियस स्टेज। क्या क्या है इसमें कैरेक्टर? क्या क्या है? नॉन इन्फेक्शियस स्टेज, संक्रमणकारी अवस्था नहीं है। और ये स्टेज ये किस में पाया जाता है? ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसका जो ल्यूमन होता है, ल्यूमन में ये स्टेज पाई जाती है, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस स्टेज है। दूसरा हम कह सकते हैं इनएक्टिव स्टेज है, इनएक्टिव स्टेज। ये वाली कैसी थी? एक्टिव स्टेज थी, ट्रोफोजोइट। और तीसरी बात हम कह सकते हैं नॉन फीडिंग स्टेज। ये मुख्य कैरेक्टर हैं इस माइन्यूटा स्टेज के। नॉन फीडिंग स्टेज का मतलब है इस अवस्था के अंदर ये जो जीव है एंटमीबा, ये किसी भी प्रकार की दूसरी कोशिकाओं का या बैक्टीरिया का भक्षण नहीं करता और एक सिंपल स्टेज है। इसलिए ये मेन कैरेक्टर इसमें है, तो इसलिए हमें अंदर इसके एंडोप्लाज्म में ये चीजें दिखाई नहीं दे रही। सो हमने किसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया? जो सेकंड फॉर्म इसकी पाई जाती है इस जीव की, एंटमीबा हिस्टोलाइटा की, जिसकी हम बात कर रहे हैं। मनुष्य की आंत्र का परजीवी है, एंडोपैरासाइट है और रोग फैलाने का काम करता है, जिस बीमारी को हम कहते हैं अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं या अमीबिए पेचिश भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस बीमारी से जो मैंने आपको शुरू में बताया इंट्रोडक्शन पार्ट में कि इस बीमारी से भारत में करीब 1 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और विश्व में देखा जाए
कि प्रोटोजोआ से या एनिमल से रोगजनक जो जंतु होते हैं इनसे अगर मरने की अगर हम वो देखें रेट, तो तीसरे नंबर पे ये एनिमल आता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटी का, जो सबसे ज़्यादा मौतें इसी से पाई जाती हैं, जैसा कि नोटिस किया गया है रिसर्च में। अब हम बात करते हैं तीसरी स्टेज। इसकी तीसरी और लास्ट स्टेज जो है मॉर्फोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। ये तो मैंने बनाई पहली अवस्था, ये कौन सी है? दूसरी अवस्था। और तीसरी अवस्था जिसको नाम देते हैं अपन क्या? सिस्टिक स्टेज। ये जो सिस्टिक स्टेज है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है कि सिस्ट पाई जाती है। जो सेल आपको नजर आ रही है, एंट अमीबा की कोशिका जो ये नजर आ रही है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटी का, ये क्या करता है एनिमल अपने चारों ओर सामान्य परिस्थितियों में एक प्रकार का आवरण बना लेता है, अपने आप को चारों ओर से घेर लेता है, जो एक प्रकार की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो इसके साइटोप्लाज्म की और इसके न्यूक्लियस की क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है, रक्षा करती है। तो सिस्ट स्टेज कौन सी है? सिस्टिक स्टेज, जिसमें एनिमल अपने चारों तरफ एक प्रकार का कवर या प्रोटेक्टिव लेयर को बना ले या फॉर्मेशन कर ले। सो कैसी दिखाई देगी ये स्टेज? सिस्टिक स्टेज कैसी दिखाई देगी? इस प्रकार की। ठीक है, इसमें ऐसे बीच में केंद्रक पाया जा रहा है। और केंद्रक के अलावा इसमें हमें क्या नजर आएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या नजर आएगा हमें इसमें? इस तरीके से क्रोमेटिन बॉडीज, ये जो बनाया है हमने इसको क्या कह सकते हैं अपन? ये जो ब्लंट आपको दिखाई दे रही है, क्रोमेटिन बॉडीज। इसके अलावा हमें क्या नजर आएगा? यहां पे इस तरीके से ये वैक्यूल नजर आएगी, जिसको हम कह सकते हैं ग्लाइकोजन वैक्यूल या ग्लाइकोजन बॉडीज कह सकते हैं। और ये हमें क्या नजर आ रहा है? जैसा मैंने बताया आपको, क्रोमेटिन बॉडीज या क्रोमेटिन बार्स, छड़ें। ठीक है, और ये किसकी बनी होती हैं? आरएनए की बनी होती हैं, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन की या आरएनए की बनी होती है। इसके अलावा ये जो बीच में आपको क्या दिखाई दिया? इसमें न्यूक्लियस जैसा था, यहां पे भी इसी प्रकार का न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। इसके और बाकी की स्ट्रक्चर सेम जैसा हम देख रहे हैं। यह हमें जो दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो हमें मुख्य चीज इसमें क्या देखने को मिल रही है? ये बाहर की तरफ हमें क्या नजर आ रही है? सिस्ट। मेम्ब्रेन के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर हमें क्या नजर आ रही है? सिस्ट नजर आ रही है, एक प्रकार का प्रोटेक्टिव आवरण पाया जा रहा है। और अगर हम तुलना करें, ये हमारी पहली अवस्था थी इन्फेक्शियस स्टेज, फिर दूसरी अवस्था कौन सी थी? प्रीसिस्टिक या माइन्यूटा स्टेज, और ये तीसरी अवस्था है। ये तीसरी अवस्था देखने को मिलती है जंतु में सामान्य परिस्थितियों में। इसमें क्या होगा? केंद्रक जैसे इनमें पाया जा रहा है, इसमें भी केंद्रक पाया जा रहा है, लेकिन इसमें बाहर की तरफ हमें एक सिस्ट देखने को मिल रही है, और साथ में फूड वैक्यूल की तरह या संचित भोजन, अगर संचित भोजन की हम बात करें तो उसके रूप में क्या पाई जाती है? ग्लाइकोजन वैक्यूल पाई जाती है, जो क्या करती है? इसको भोजन प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके अलावा हमें दो इस प्रकार की छड़ें दिखाई देती हैं जो आगे से ब्लंट होती है इस वैक्यूल के साथ। इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन बार्स, और ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती हैं, आरएनए की बनी होती हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है। जैसा कि मैं आपको मॉर्फोलॉजी, आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था कि इस जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटी का जो एनिमल है ये कहाँ पाया जाएगा, हैबिटेट इसका क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी मतलब आकारिकी, कैसा दिखाई देगा, स्ट्रक्चर कैसी है। तो आपको बताया 3 फॉर्म में ये इस तरह का दिखाई देगा, उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। तो ये जो तीसरी अवस्था आपको पता चल रही है
स्टेज हमें देखने से ही मालूम चल रहा है कि सिस्ट पाई जा रही है और कुछ इस तरह का इसका इंटरनल जो एनवायरनमेंट हमें दिखाई दे रहा है उसमें क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये सिस्टिक स्टेज में कभी कभी क्या होता है कि एक केंद्रक पाया जा रहा है, एक केंद्रक पाया जा रहा है, लेकिन कभी कभी केंद्रक डिवाइड हो जाता है तो बाई न्यूक्लिएट स्टेज भी पाई जा सकती है, 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं और ये और फर्दर डिवाइड हो जाएंगे, 4 न्यूक्लियस की स्टेज भी पाई जाती है जिसको क्वाड्रा न्यूक्लिएट स्टेज भी कहते हैं। तो ये सिस्टिक स्टेज किस किस फॉर्म में पाई जा सकती है? मोनोन्यूक्लिएट स्टेज जिसमें एक केंद्रक पाया जाएगा, बाई न्यूक्लिएट स्टेज और क्वाड्री न्यूक्लिएट स्टेज। तो ये 3 रूपों में या 4 रूपों में इस प्रकार से केंद्रक के आधार पे हम इस स्टेज का नाम रख सकते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी के बारे में मैंने डिस्कस किया, हैबिटेट के बारे में डिस्कस किया। मैंने आपको बताया कि ये एक हानिकारक बीमारी जो है अमीबिक डिसेंट्री या जिसको हम पेचिश की बीमारी कहते हैं हिंदी के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो उल्टी दस्त हो जाते हैं और जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है वो ये एनिमल क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, संक्रमणकारी अवस्था ट्रोफोजोइट, और ये टिश्यूज को नष्ट करके आरबीसी को, बैक्टीरिया को या सेल्स को क्या करने लगता है, टिश्यूज को खाने लग जाता है, डाइजेस्ट करने लग जाता है, जिससे क्या होगा, जो इस प्रकार की हमारी ये इंटेस्टाइन है, इसकी जो वॉल देख रहे हैं आप, दीवारें, जब इस दीवारों को ये नुकसान पहुंचाएगा तो इस प्रकार से फफोले हो जाएंगे। इस तरीके से हमें छोटी छोटी फुंसियां अंदर की तरफ जो लेयर होती है उस पर निकल जाती है और उसको अपन सामान्य भाषा में कहते हैं अल्सर। और इस अल्सर की वजह से क्या होगा, आपको उल्टी दस्त हो जाएंगे और मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। इस बीमारी को कहते हैं अमीबिक डिसेंट्री। तो ये एनिमल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमने पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी बात करेंगे कि इसका लाइफ साइकिल कैसे है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें, और भी जो इसमें कोई सिस्टम है उसकी अपन कंप्लीट बात करेंगे। सो थैंक यू।